लेक्चर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी लास्ट क्लास स्टैटिक पोर्शन की लास्ट क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम पीडीएस टॉपिक को, वित्त आयोग, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इसके बाद भी कुछ क्लासेस बची होंगी जो होंगी शब्दावली यानी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल, जो अलग से शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में, और करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक किसी योजना के बारे में या किसी फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट के बारे में दिया होगा तो उनको हम कवर करेंगे 5 से 6 क्लासेस में। अब आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, उस पर भी लगभग 3 से लेकर 4 घंटे की क्लास हो सकती है आपकी, लेकिन ये क्लास मिलेगी आपको कब? ये मिलेगी आपको 10 तारीख के बाद, क्योंकि उसको पहले हमको खुद को पढ़ना होगा। उसमें जो मेन कीवर्ड हैं, मेन फैक्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपके सामने रिप्रेजेंट हमको करना पड़ेगा। इसके लिए हमको पहले उसको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। अब ये हमको 10 दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमको पता है एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। एग्जाम ओरिएंटेड के लिए ज़रूरी है कि हम उसको टाइम दें। थोड़ा-सा टाइम देने से क्या होता है कि आपको फ़ायदा होगा क्या? आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सकेंगे। अगर अभी से कोई 1 या 2 दिन में लाता है तो आप खुद समझ जाइए कि वो सीधा कॉपी पेस्ट करके ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड का ध्यान किए हुए आपको पढ़ा रहा है। उसका सीधा सा जो एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है, जो आपका आउटपुट 100% हो जाता है, आपका इनपुट 10% भी नहीं होता। हम सोच रहे हैं कि हम भले ही 10 दिन का टाइम लें, आपके पास अभी भी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, आप 10 तारीख के बाद इस क्लास को देखेंगे, तो क्या होगा? आपका आउटपुट, इनपुट अगर आपका 10% भी होगा, लेकिन आउटपुट आपका 100% होगा। तो यही हमारा प्रयास है। तो चलिए हम इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। थोड़ी-सी क्लास लंबी भी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म कर सकें। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक का नाम डालिए आप, पीडीएस। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीडीएस है क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। सिर्फ इतना तो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और आपके लिए याद रखने की चीज क्या है यहाँ पर? पीडीएस क्या है? संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। अब इससे तर्क देखें हम, एक और परिभाषा लिखिए आप खुद से। मैं बोलते जाता हूँ, आप लिखते आइए कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की वहनीय वहनीय दरों पर आपूर्ति के साथ साथ पोषण का उचित स्तर बनाए रखने के लिए संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी पीडीएस कहलाती है। अगर परिभाषा छूट गई हो तो आप वीडियो को पीछे करके आप इसको लिख सकते हैं। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है अच्छे कि क्या करना है उनको, जो आपके परिभाषा में आपको पता लग चुका है कि लोगों को क्या है, वहनी दर, यानी वो उनको, उनके लिए क्या हो, आसान हो उनको खरीदना। क्यों? सस्ता हो इसलिए, क्योंकि देश में गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, असमानता ज़्यादा है। खाद्य सुरक्षा अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा का सीधा सा मतलब क्या होता है? देश के एक बड़े जनवर्ग, यानी जनता के एक बड़े वर्ग पर आज भी खाने पीने की चीज़ों के लिए क्या डिपेंडेंट होना पड़ता है? किसके प्रति? गवर्नमेंट पर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है खाद्य सुरक्षा के लिए। यानी उनके पास खुद इतने रिसोर्सेस या इतने स्रोत नहीं हैं कि वो खुद की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं खाद्य पदार्थों से संबंधित, वो उनको पूर्ण कर सकें। तो आपको याद करने की चीज़ क्या है? आप इसमें परिभाषा याद कीजिए। मेंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 23 में क्वेश्चन बना हुआ है, और इससे पहले भी पीडीएस से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। याद रखने की चीज़ इसमें क्या है? संविधान की समवर्ती सूची में है। और इसमें आप याद क्या रखेंगे? इसकी स्टार्टिंग आपको कब देखने को मिलती है? इसकी स्टार्टिंग आपको देखने मिलेगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलेगी आपको कहाँ? इंडिया में। और इसका संचालन कौन करता है? हेडिंग दीजिए संचालन। इसका संचालन कौन करता है? तो हेडिंग आपकी संचालन है, तो संचालन में लिखेंगे केंद्र एवं राज्यों द्वारा। लिखिए केंद्र एवं राज्यों द्वारा। क्यों? हम यहीं पे समझ गए थे जब लिखा था यहाँ पर कि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो अब इसके नीचे लिखिएगा, संचालन के नीचे, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की भूमिका अधिग्रहण, यानी अनाज को आपसे लेना, भंडारण, स्टोरेज करना एवं बड़ी मात्रा में वितरण की है। जबकि राज्य सरकारों की भूमिका
वस्तुओं के भंडारण से राशन तक की दुकानों तक वितरित करने की होती है। राशन तक की दुकानों तक वितरित करने की होती है। अगर इसकी व्यवस्था का हम विकास देखें सबसे पहले तो, कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि पीडीएस की स्टार्टिंग भारत में जब लगभग कब देखी जाती है, तो इसको हम यहीं देखें कि इसकी स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगी सीधे सीधे से कब, 1960 में। 1960 में क्या था ये, शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित थी। शहरी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित क्यों किया गया था, क्योंकि गांव में किसानी पर निर्भर लोगों के लिए खाद्य एक बड़ी समस्या नहीं थी, समस्या थी, लेकिन शहरों में ये समस्या ज़्यादा थी, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं गरीबी लेवल पर और सामाजिक लेवल पर, उनके लिए खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। ये क्या था 1960 में शहरी। ये आपके लिए अभी याद रखने की चीज़ें नहीं है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1992 में क्या किया गया, इसको आरपीडीएस नाम दिया गया। इसको आरपीडीएस का मतलब क्या था, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसमें क्या किया, जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं भारत के, उनमें भी क्या पीडीएस को प्रदान करना। लेकिन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें कि पीडीएस के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं दी जाती हैं। गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, दालें, खाद्य तेल। अब इसमें लिखा है कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में। अब देखिए, अब क्या देना है अनाज में, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये चीज़ अलग अलग हो सकती हैं और इनकी रेट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन केंद्र स्तर पर देखें और इसकी रेट, जो इनकी कीमत है, उसका निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, उसका निर्धारण 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, उसके तहत कितना आया है कि गेहूं 2 रुपए किलो, जो अंत्योदय योजना थी उसके तहत कितना था, ये भी 2 ही था। चावल 3 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो। हो सकता है सिर्फ इसकी कीमत से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए इसकी कीमतें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो कीमतों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, तो वर्तमान में जो निर्धारण है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। और आपको ये पढ़ लिया कि गेहूं, चावल और क्या आपके मोटा अनाज, ये सभी जगह मिलता ही है। अब ये क्या रहा आपका, ये रहा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या, विश्व युद्ध, हरित क्रांति के बाद देखा गया, पीडीएस का विस्तार किया गया। 1992 में टीपीडीएस लाया गया, बीपीएल और एपीएल के लिए अलग अलग दरें तय की गई। इससे पहले सभी के लिए एक ही दर का उपयोग किया जाता था। इसके बाद क्या किया गया, 1992 में गरीबी रेखा और इससे ऊपर, यानी एक रेखा होती है इसमें, क्या, इसमें नीचे गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग और ऊपर रहने वाले लोग, तो उनके लिए रेट अलग अलग की गई। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आई, जिसके तहत गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी पर खाद्यान्न दिया जाने लगा। वही कि पीडीएस का और अधिक विस्तार किया गया। 2013 में क्या लाया गया, एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। क्यों लाया गया, पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। जिसमें क्या हुआ, 67% जनसंख्या, यानी भारत की 67% जनसंख्या को कवर किया गया। 67 का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि वर्तमान में अगर हम आज देखें तो 90 करोड़ से लेके 100 करोड़ या 80 से 100 करोड़ लोग मान सकते हैं कि ये क्या आते हैं, एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं और ये अपना क्या खाद्यान्न जो सब्सिडी मिलती है, पीडीएस मिलता है, उसका लाभ उठाते हैं सीधा सीधा। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, पीडीएस के प्रकार आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके भी प्रकार होते हैं। वो क्या है कि सामान्य पीडीएस होता है कि सभी लोगों को बराबर मूल्य पर बराबर अनाज मिले, एक होता है सामान्य पीडीएस। फिर क्या आता है टीपीडीएस। ये क्या देखते हैं हम, 1992 से पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी। टीपीडीएस 1992 में हमने क्या किया, टीपीडीएस लाए गए, यानी टारगेटेड, यानी लक्षित पीडीएस। इसमें क्या किया, वही हमने बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों के लिए अलग दर तय की, यानी कीमत तय की, इसके ऊपर वालों रहने के लिए अलग कीमत। और अंत्योदय अन्न योजना, यानी गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह। याद रखनी चीज क्या है, ये पर पर्सन ना होकर क्या है, प्रति परिवार प्रति माह, यानी हर एक परिवार को 35 किलो अनाज मिलेगा। कहाँ से, अंत्योदय अन्न योजना से। अब इससे संबंधित फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स ये हैं कि पीडीएस से जुड़े प्रमुख, एनएफएसए के तहत
81.35 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला अनाज मिलता है। भाई मैंने बोला था कि 80 से लेकर 100 करोड़ के लोगों तक इसका लाभ होता है। केंद्र सरकार प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। राज्यों के लिए 5 से लेकर 7 रुपए किलो पर चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि रेट्स क्या है एनएफएसए के अंतर्गत। कई राज्यों में पैसे के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या आपको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। यानी इसमें सरकार क्या करती है कि वो खाद्यान्न न देते हुए डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डालती है, जिससे आप खुद जाके वहां पर अपना खाद्यान्न जो किराने का सामान है वो ले सकते हैं सीधा सा। और योजना क्या थी, योजना थी 2013 की। ये आज वर्तमान में जो पीडीएस की सेवा चल रही है वो इसी अधिनियम के तहत चल रही है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनएफएसए। अब दिसंबर 2013 में ये आया, तो इसके अंतर्गत अब इसी समय कुछ फैक्ट्स लिख लेंगे अलग से। आप लिखिएगा कि इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या, यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या का 75% जनसंख्या, और शहरों में रहने वाली का 50% शहरी जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। यानी इतने लोगों को खाद्य सुरक्षा यानी पीडीएस का लाभ प्राप्त होगा। इसमें और क्या दिया गया है, प्रति व्यक्ति, लिखते जाइए साथ में, प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, 5 kg प्रति व्यक्ति। अंत्योदय योजना में क्या था, अंत्योदय योजना में ये था कि आपको हर एक परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें कमी क्या थी कि कोई परिवार बड़ा था, कोई परिवार छोटा था, तो होता क्या था कि असमानता होती थी। यानी एक ही परिवार में अगर 10 लोग हैं और एक ही परिवार में अगर 2 लोग हैं तो दोनों को बराबर ही 35 किलो मिलेगा। अब इनका निर्वाह हो जाएगा आराम से किसी भी प्रकार से, और एक्स्ट्रा भी इन पर फायदा होगा, और इनका निर्वाह काफी कठिन होगा, यानी हो ही नहीं पाएगा। अब प्रति व्यक्ति क्या मिलता था, 5 किलो। रेट्स आपको पता ही है कि 3 रुपए चावल, इसी की रेट बोल रहा हूं मैं अभी एनएफएसए की। 2 रुपए का क्या, गेहूं, और 1 रुपए का मोटा अनाज। अब जो योजना है इससे पहले थी एनएफएसए के पहले, तो सभी योजनाओं को सम्मिलित कर दिया गया किसमें, एनएफएसए में। इस लाइन को भी आप लिख लीजिए सीधा सा। अब इसकी कमियां, इसके लाभों में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो मेंस पर्सपेक्टिव से था। हमने सिर्फ क्या देखा, पीडीएस देखा, और इससे संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उसको देख लिया। अब सीधे सीधे अगर हम इसके लाभ देखने को मिलेंगे तो आप खुद में सोच सकते हैं इसके लाभ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो खाद्य असुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको हमने खत्म किया। सेकंड क्या किया, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को भी हमने देखा, क्योंकि अगर खाद्य असुरक्षा रहेगी तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां ज़्यादा होंगी। तीसरा क्या है, तीसरा जो हमने प्रोक्योरमेंट किया गया है या जो हमने अधिग्रहण किया है किसमें, एमएसपी के अंतर्गत, तो उसको भी ठिकाने लगाना है उस अनाज को, तो उस अनाज को किसके अंतर्गत दिया जाता है, जनता को दे दिया जाता है सीधा सा। फोर्थ, तो ऐसे ही आप इसकी क्या लिख सकते हैं, इसके लाभ लिख सकते हैं। इसकी कमियां क्या हो सकती है, कमियां ये हो सकती हैं कि आप जो अनाज हो रहे हैं इसमें क्या है, लीकेज प्रॉब्लम है। लीकेज प्रॉब्लम का सीधा सा मतलब क्या होता है कि अनाज केंद्र सरकार के भंडारण से यहाँ तक निकल रहा है राशन की दुकानों तक, लेकिन ये बीच में ही गायब होता जा रहा है। क्यों गायब हो रहा है, इसके भी कई कारण हैं। जैसे कि जिनको पीडीएस की क्या दुकानें आवंटित की जाती हैं, वो की जो एक समिति होती है वो अपने आदमियों को या अपने जो आसपास के व्यक्ति होते हैं उन्हीं को आवंटित कर देते हैं इन्हीं की दुकानों का, जो मालिकाना हक है पीडीएस की दुकानों का। तो मिली जुली सरकार के होने के कारण क्या होता है सीधा सा कि बीच में से गायब कर देते हैं, जनता को सीधा सा मिलता है कि इस महीने आपका खाद्यान्न नहीं आया है। तो ये क्या है, लीकेज प्रॉब्लम, यानी बीच में से ही खाद्यान्न आपका गायब हो गया। सेकंड, कि आपकी कमियां और क्या हो सकती हैं कि खाद्यान्न की जो गुणवत्ता है वह अत्यंत निम्न स्तर की है, क्योंकि जब सरकार एमएसपी के अंतर्गत आपसे क्या लेती है, फसल लेती है, तो उसमें बहुत सारे मानकों का ध्यान नहीं दिया जाता जो कि दिया जाना चाहिए। कैसे कि आपको खराब गुणवत्ता का गेहूं होगा और अच्छी गुणवत्ता का होगा, तो उनमें दोनों में जो प्राइस का अंतर होता है, कीमत का अंतर होता है, वो न्यूनतम ही होता है। हो सकता है कभी कभी सेम भी हो, तो वही मिक्स हो जाता है, दोनों मिक्स गेहूं मिक्स हो जाते हैं, और आपको वही क्या मिलता है, आपको पीडीएस की दुकानों में देखने को मिलता है। अब ये हो गई आपकी कमियां और ये हो गए आपके लाभ। अब केंद्र सरकार की भूमिका मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, खरीद
भंडारण। क्यों क्या होता है कि राज्य उस भंडार गृह से यानी गोदाम से लेके पीडीएस की दुकानों तक इसको क्या करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। इसकी और क्या भूमिका होती है? राशन कार्ड जारी कौन करता है? राज्य करता है। वर्तमान में आपने एक योजना का नाम सुना होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसमें क्या होता था कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी क्या हो, खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके, इसलिए क्या है, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आई थी। अब खाद्यान्न का वितरण कौन करता है? फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकान, यानी जो पीडीएस से संबंधित दुकानें हैं उनको क्या बोलते हैं? एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स। पीडीएस की निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र कौन देखता है? राज्य सरकार। खाद्य सरकार को योजना को लागू कौन करता है? वो भी राज्य करते हैं। बनाता कौन है? केंद्र बनाता है। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, पीडीएस टॉपिक आपका अच्छे से खत्म हो गया है। सिर्फ आपको इसमें ही देखना था, अगर कोई न्यू फैक्ट्स हमको कहाँ देखने को मिलता है, आर्थिक समीक्षा में या बजट में, तो हम उसको करंट अफेयर्स की क्लास या आपकी शब्दावली क्लासेस में आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे। इससे आपको क्या होगा, आपका कोई फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। अब आपके सामने एक टॉपिक है वित्त आयोग। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वित्त आयोग में सिर्फ आपको ये देखना है कि संविधान के अनुच्छेद में है, 280 में है। देखिए, किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक सरकार होती है और संसदीय सरकार है, जिसमें क्या है, केंद्र व राज्यों में क्या व्यवस्था बटी हुई है, ये राज्य हैं आपके, ये राज्य हैं, तो इनमें आर्थिक जो संसाधनों का जो आवंटन होता है, तो उसके लिए भी एक क्या होती है, एक समिति होती है, या आयोग बोल सकते हैं आप, या कोई समिति बना दे कोई देश या आयोग बना दे। तो होता क्या है, अगर सिर्फ केंद्र पर छोड़ देंगे तो केंद्र उनको कम देने की कोशिश करेगा। इसमें होता क्या है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है, तो वो अन्य राज्यों में जिसमें केंद्र की सरकार नहीं है, यानी वर्तमान में अगर एनडीए की सरकार है, कहाँ पर आपकी, सेंट्रल में, तो अगर ये आयोग नहीं होता तो होता क्या कि जहां पर भी एनडीए की सरकार नहीं है तो उनको क्या मिलता, वित्त आवंटन कम मिलता। तो इसके लिए क्या स्थापना की गई है? आयोग की स्थापना की गई। आयोग कुछ पैमाने बनाता है, कुछ मापदंड और कुछ नियम बनाता है। इसके आधार पर क्या होता है, इसके आधार पर जो आर्थिक संसाधन है उनका बंटवारा होता है। तो इसमें आपको याद रखनी क्या चीज है, सबसे मुख्य चीज है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। हो सकता है इस क्वेश्चन को पॉलिटी में पूछ लिया जाए, कि आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो स्टेटमेंट में पूछ लेगा, या वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जो उसने 2023 में पूछा कि निम्न में से कितने आयोग जो है संवैधानिक हैं, तो उसमें 4 दिए होंगे, उसमें ये दिया होगा एक, सेकंड कोई सा भी दे सकता है, तो आप लिख देंगे कि केवल 2 युग्म। तीसरा तरीका हो सकता है कैसे, कि निम्न में संवैधानिक संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं, तो इसमें नाम दिया होगा। और भी कई तरीके हैं जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? आर्टिकल आपको याद रखना है कि 280 में है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी हर एक 5 साल में इसको दोबारा से गठन करना पड़ता है हमको। तो ये याद रखने की चीज है कि 5 वर्ष में गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संरचना भी महत्वपूर्ण है इसकी, क्या, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। अब वित्त आयोग को आपको पॉलिटी में और अच्छी तरीके से को पढ़ने को मिलेगा अगर आप किसी भी टीचर से पॉलिटी क्लासेस लेते हैं। अब मुख्य कार्य जिम्मेदारियां क्या हैं? वही कि जो टैक्स का जो पैसा है वो कैसे बांटना है आप लोगों को। अब टैक्स भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो हुआ आपका जीएसटी, लेकिन जीएसटी जो आपका टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो उसकी जो क्या ली जाती है, वो ली जाती है जीएसटी काउंसिल द्वारा, इसके नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, जो निगम आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रतिभूति कर दर, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। एसटीटी है आपका, और आपका गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। तो कई सारे जो टैक्सेस हैं, तो उनका विभाजन कैसे होगा? केंद्र में और राज्यों के बीच में। तो इसका जो सिफारिश कौन देता है? सिफारिश देती है आपके वित्त आयोग। राज्यों का अनुदान, यही पंचायतों नगर पालिकाओं मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का अनुदान कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। अब वित्त आयोग क्या है? अब तक के वित्त आयोग क्या है? पहला कब आया था? 1951 में। अब यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण देखने को मिलती है, हम क्यों कि 2025 में इसकी एंडिंग हो रही है 15वें वित्त आयोग की।
सीधा सा 2020 से लेके 25 तक का ये था। इनके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे इनके अध्यक्ष। अब 15 वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का विभाजन हो वो 41:59 में हो, सीधा सा, यानी केंद्र को मिले 41% और राज्य को मिले 59%। राज्यों को विशेष अनुदान देने का प्रावधान किया था। विकासशील और राज्यों को प्राथमिकता दी, यानी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं और पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दी। किसने? 15 वित्त आयोग, यानी जो 2017 में आपका वित्त आयोग आया था। ये एन.के. सिंह ने 2020 से लेकर 2025 तक ये आपका चला था। अब महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि 25 में ये खत्म होने वाला है, एग्जाम आपका 25 में है, तो आपके लिए वित्त आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे अदर अलग भी अगर कोई आपको फैक्ट्स मिलते हैं तो उन फैक्ट्स को अच्छे से आप याद कर लीजिए, सीधा सा। अब वित्त आयोग और किस में अंतर देखते हैं हम? वित्त आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है? अब ये चीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आप कई सारे स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि वित्त आयोग और नीति आयोग एक ही होता है। नहीं, ये अलग होता है। नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? संविधान का अनुच्छेद 280 है। इसको किसने बनाया था? इसको मंत्रिमंडल ने बनाया था। क्या? एक सिफारिश के आधार पर 2015 में किसकी जगह? योजना आयोग के आधार पर। उद्देश्य क्या है? कर वितरण और वित्तीय संसाधनों की सिफारिश है। इसका क्या है? नीतिगत मार्गदर्शन और योजनाओं का कार्यान्वयन। हर 5 साल में एक नया आयोग बनता है इसमें। ये तो एक स्थायी संस्था है जिसमें क्या सदस्य चेंज होते रहते हैं। आपका प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण। और नीति आयोग क्या है? आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर परामर्श देना। अब आपका टॉपिक क्या है? असमानता। असमानता को सीधा से पढ़ेंगे। असमानता में कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ आपको क्या देखना है? आपको इसकी परिभाषा को देखना है। असमानता का अर्थ किसी समाज या समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, लिंग या अन्य प्रकार के संसाधनों के असमान वितरण से, यानी कुछ लोगों के पास कम पैसे हैं और कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत की जो जीडीपी हमको ज़्यादा दिखती है या जो हमारी राष्ट्रीय आय हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो यही है कि असमानता ज़्यादा है। कि अगर हम उसमें किन्हीं अगर टॉप 10 लोगों को भी हटा दें तो हमारी राष्ट्रीय आय बहुत कम हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 रुपये है आपकी क्या राष्ट्रीय आय, तो उसमें जो टॉप 10 व्यक्ति होंगे उन्हीं का ज़्यादा परसेंटेज, यानी 50 से 60% तो उनका ही हिस्सा होगा। यानी जो बाकी के लोग हैं रहने वाले, यानी 90 लोग हैं, उनका जो हिस्सा है वो सिर्फ 40% पर ही है, या 40% पर ही है, या 40 रुपये भी मान सकते हैं आप। तो असमानता ये है। अब असमानता हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? आर्थिक असमानता की। आर्थिक असमानता को भी आप इसी में लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख दीजिए? असमानता का अर्थ है किसी समाज या समुदाय में सिर्फ आर्थिक, लीजिए इसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगी आपकी? आर्थिक असमानता की परिभाषा बन जाएगी। अब ऑक्सफैम रिपोर्ट देखें हम, 2024 की असमानता रिपोर्ट आती है। अब ये क्या बोलती है? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? शीर्ष जो 10% आबादी है संपत्ति की, भारत की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77%, यानी 77% जो हिस्सा है पैसे का, तो वो किसके पास है? टॉप 10% जो पॉपुलेशन है आपकी, वो 1% सबसे अमीर की संपत्ति में वृद्धि हुई है। 2017 में उत्पन्न संपत्ति का 73% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास था। यानी 670 मिलियन गरीब भारतीयों की संपत्ति केवल 1% की वृद्धि हुई, जहां पर सिर्फ 1% अमीर की संपत्ति में वृद्धि हो रही है। यानी सीधे सीधे मतलब आपको याद रखने की चीज क्या है? आपको ये याद रखना सिर्फ ये पॉइंट कि भारत की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% जो हिस्सा है वो सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास से ही आता है। यानी कि बाकी की जो 90% लोग हैं उनका हिस्सा कितना है? सिर्फ इसमें सिर्फ 23% हिस्सा है बस। तो याद रखिए। आप इसको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अगर 100 रुपये हैं और 100 लोग हैं तो होना क्या चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास 1 रुपये हो। लेकिन जो भारत में स्थिति है वो ये है कि 10 लोगों के पास 77 रुपये हैं और बाकी के 90 लोगों के पास सिर्फ 23 रुपये ही है। तो ये हमको क्या दिखाती है? आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता दिखाती है। अब नए करोड़पतियों को उदय हुआ है, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं मेंस में, कि भारत में प्रतिदिन औसतन 70 नए करोड़पति बने हैं। सिर्फ आपको इसमें इतना ही दिखना था। अब आपका टॉपिक कौन सा आता है? गरीबी। गरीबी या पावर्टी।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गरीबी की परिभाषा लिखेंगे। अगर आप इससे इतर भी अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इससे कि निर्धन होने की स्थिति निर्धनता कहलाती है। सीधा सा है, निर्धन होने की स्थिति निर्धनता कहलाती है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका संबंध उस स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं। न्यूनतम आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है? न्यूनतम आवश्यकताओं का मतलब है आपका क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। सीधा सा मतलब क्या है कि आप खाना, आपका रोटी, आपके जो कपड़े हैं, वस्त्र, और मकान यानी आवास, कि इन चीजों की भी पूर्ण रूप से क्या नहीं है, उपस्थिति नहीं है, यानी अनुपस्थिति है। इसमें हम और क्या जोड़ देते हैं, शिक्षा और प्लस आपका क्या, स्वास्थ्य। तो हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं, मानव विकास सूचकांक। तो उसमें क्या माप देते हैं हम कि निर्धनता का मापदंड भी वही कहलाता है जो किसको यार यूएनडीपी जारी करता था उसको। तो हम इसको पढ़ चुके हैं। अब इसमें और क्या देखना है हमको, अब गरीबी के दो प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा है, निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी का सीधा सा मतलब है कि बुनियादी आवश्यकताएं देखी जाती हैं। यदि अगर हम क्या देखेंगे, किसी एक क्षेत्र है, इसमें रहने वाले जो लोग हैं, कई प्रकार के, कई परिवार रहते हैं, कई लोग रहते हैं। तो अगर हम क्या देखेंगे, गरीबी देखेंगे, तो हम दो टाइप से देख सकते हैं। कैसे, एक देख सकते हैं हम निरपेक्ष गरीबी, एक देख सकते हैं हम सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हों, तो हम क्या बोलेंगे उनसे कि हाँ, हम इनको गरीब मान सकते हैं। अब विश्व बैंक ने या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को कितना मापा है, $2.15 प्रतिदिन से कम आय। $2 का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम एवरेज 70 या 75 का मान के चलें तो $150 से कम आय होती है तो हम क्या मानते हैं, गरीब। लेकिन आज जरूरत क्या है, इस जो अवधारणा है, जो मापदंड है $2.15 का, इसको भी चेंज किया जाए। क्यों चेंज किया जाए, क्योंकि $150 में किसी व्यक्ति द्वारा अपना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं, उनको पूर्ण करना लगभग असंभव सा रहता है। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है आपको कि विश्व बैंक ने क्या किया, निर्धारण किया, किसका किया है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा। तो इसने क्या बोला है, 2.15 प्रतिदिन डॉलर से कम आए। तो ये क्या हो गया आपकी निरपेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी क्या होती है, पहले हम सापेक्ष गरीबी को देखें। सापेक्ष गरीबी इसमें लिखा हुआ नहीं है, हाँ, आप सापेक्ष गरीबी यहाँ हेडिंग डालिए, खुद से डालिए और लिखिए सापेक्ष गरीबी। अब ये पूर्ण गरीबी, निरपेक्ष, सापेक्ष गरीबी लिखेंगे आप। सापेक्ष निर्धनता का संबंध लिखिए, सापेक्ष निर्धनता का संबंध आय के असमान वितरण से है। यह आय के वितरण एवं जनसंख्या की सापेक्षिक 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 स्थिति के आधार पर निर्धनता को अभिव्यक्त करती है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, अब इसमें वो ये बात नहीं करता, सापेक्ष में वो ये बात नहीं करता कि कौन कितना कमा रहा है, यानी वो बात करता है कैसे, असमानता को लेकर, कि यानी यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अगर ए व्यक्ति है, अगर ये $100 कमाता है, जो बी व्यक्ति है वो $1000 कमाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसी को क्या बोलेगा, वो सापेक्ष गरीबी। यानी जो ए व्यक्ति है वो $900 के लिए गरीब है, यानी ये गरीब है इसकी तुलना में। तो अगर हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी जगह
करोड़पति लोग रह रहे हों, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 15 करोड़, किसी के पास 20 करोड़, तो यहाँ पर रहने वाले जो किसी व्यक्ति के पास अगर 50 लाख रुपए भी होंगे, तो वो सापेक्ष गरीबी की अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो वो आपको गरीब ही दिखेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं अन्य लोगों से। जैसे कि हमने बात की क्या, आय के असमान वितरण से की, और क्या, सापेक्षिक स्थिति। सापेक्षिक स्थिति का सीरियस मतलब क्या होता है हमारा, कि लोग हैं उनमें जो आय का डिफरेंस है वो कितना है। तो इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, गरीबी। यानी एक आदमी 1000 कमा रहा है, दूसरा 500 कमा रहा है, तो उसकी तुलना में ये गरीब है। अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है पर डे भी, और कोई व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है, तो निरपेक्ष की तुलना में तो ये बहुत पूर्ण है, क्योंकि ये बोल रहा था सिर्फ $2, और यहाँ पर क्या है, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन अगर इसको किसकी स्थिति की पर देखेंगे, हम सापेक्ष दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये गरीब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, 10 लाख रुपए कमाने वाले, प्रतिदिन कमाने वाले किसी व्यक्ति से। अब जो आपकी क्या है, सापेक्ष निर्धनता है, इसको क्या बांटते हैं हम, ये आपकी निरपेक्ष हो गई। अब देखेंगे हम सापेक्ष को बांटने के लिए हम 3 चीजों का उपयोग करते हैं, कि हम इसको अगर मापना है तो इसके मापदंड हैं या मापन है इसका, वो 3 प्रकार से हो सकता है सापेक्ष का। ध्यान रखिए, सापेक्ष का। तो फर्स्ट क्या है आपका, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि पूर्ण जनसंख्या कितना कमा रही है। पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, कि किसी देश की जनसंख्या और उस देश की क्या, आपकी राष्ट्रीय आय। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये आपका सूत्र रहेगा कि राष्ट्रीय आपकी आय अगर 100 रुपए है, आपकी जनसंख्या 50 लोग रहते हैं अगर आपके देश में, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 2 रुपए हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम क्या मापते हैं, सापेक्ष गरीबी मापते हैं। तो ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे होती है तो उसे गरीब माना जाता है। यानी सीधा सा मतलब है, अगर किसी देश की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर वही किससे कम हो गई, किससे, पॉवर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन कितनी दी है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा दी गई है $2.15 दी गई है। अगर इससे भी कम है तो हम क्या मानेंगे, उन लोगों को गरीब मानेंगे। अब इसमें समस्या क्या है, ये केवल आय पर केंद्रित होती है, जीवन की अन्य स्थितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि ये सापेक्ष है। और जो मुख्य चीजें देखी जाती हैं वो किस में देखी जाती है, निरपेक्ष में देखी जाती हैं, जिसको हम आज मापते हैं। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका लॉरेंज वक्र। फेमस है और आपकी यूपीएससी में भी 2 या 3 बार ये पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स के लेवल पर भी। अब लॉरेंज वक्र होता क्या है, ये एक वक्र है, या आप बोल सकते हैं आलेखीय या आरेखीय तरीका है, जो किसी देश या समाज में आय या संपत्ति की वितरण की असमानता को दर्शाता है। अब किसने बनाया था इसको, मैक्स लॉरेंज ने इसको 1905 में विकसित किया था। अब इसको समझते हैं सीधा सा, ये हो गई आपकी क्या, आय कि इतनी इनकम है, या राष्ट्रीय आय इसको मान सकते हैं। ये क्या हो गई आपकी पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी परफेक्ट लाइन है, किसकी, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यानी अगर ये लाइन होगी बिल्कुल परफेक्ट, यानी आपकी जनसंख्या की जो लॉरेंज कर्व ऐसा बन रहा होगा, तो इसका सीरियस मतलब है कि प्रति व्यक्ति समानता के स्तर पर खड़ा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से संसाधन, या आप बोल सकते हैं धन है। संसाधन हमने क्या बोला, संसाधन जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो भी स्रोतों की आवश्यकता होती है वो पूर्ण रूप से है। अब इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पर देखें तो कैसे समझते हैं, देखिए हम कि 20 व्यक्ति हैं तो वो कितना रुपए कमा रहे हैं, आपका 20 रुपए कमा रहे हैं। अब ये कर्व थोड़ा यहाँ होना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा होना है, ये कर्व ऐसे था। तो जो 20 व्यक्ति हैं तो वो कितना कमाएंगे, 20 रुपए। 40 व्यक्ति हैं तो वो कितना कमाएंगे, 40 रुपए। 60 व्यक्ति, 60 रुपए। तो ये क्या है, हमारी परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी निरपेक्ष समता रेखा भी बोलते हैं इसको, लिखिएगा आप, निरपेक्ष समता रेखा। यानी इसका सीधा मतलब होता है, अगर किसी देश का जो कर्व है वो इस लाइन पर चल रहा है
तो इसका क्या मतलब मिलेगा कि 0 पर चल रहा है, यानी इसमें पॉइंट बांटते हैं हम 0 से लेकर 1 तक। अगर लाइन चल रही है ऐसे तो क्या है आपका पॉइंट 0। 0 का मतलब क्या होता है? पूर्ण समानता। लिखते जाइए साथ में इनको, जो एड ऑन होता है आपके पीपीटी में तो उसको आप साथ में लिखते जाइए। 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। 1 कब होगा? जब ये स्थिति कैसे होगी? एक स्थिति आपकी होगी ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे चल रही थी तो क्या था कि समान लोगों के पास समान रुपए थे, यानी 20 आदमी थे तो वो 20 रुपए कमा रहे थे। 40 लोग थे तो 40 लोगों के पास 40 संसाधन थे। 60 लोग थे तो 60 लोगों के पास 60 संसाधन थे। लेकिन अगर ये पैमाना हम देखें तो कैसे, मान लीजिए यही है, इसको ही चलते हैं मानकर हम। तो ये क्या है कि स्टार्टिंग के जो 20 लोग हैं तो वो कितना कमा रहे हैं? 10% से भी कम कमा रहे हैं, यानी कमा रहे हैं या उनके पास संसाधन। यदि हम संसाधनों के इस पर देखें तो जो 20 व्यक्ति हैं वो 5 से लेकर 7 संसाधन ही उनके पास उपलब्ध हैं। 7 संसाधन। अगर हम 60 लोगों की बात करें तो 60 लोगों के पास कितना है? सिर्फ 20 संसाधन है। जबकि 80 से लेकर 100, या आप यहां से देखिए कहां से, 60 से लेकर 100, यानी लोग कितने बचेंगे? 40। लेकिन अगर हम यहां से देखें तो क्या है आपका 30। तो 30 से लेके 60, यानी आपका जो कितना परसेंट बचा? 70% जो हिस्सा है वो कितने लोगों के पास है? आपका 40 लोगों के पास है। यानी 40 लोगों के पास संसाधन कितने हैं? 70% संसाधन है। बाकी के जो कितने हैं? 60% लोग हैं, उनके पास संसाधन सिर्फ कितने हैं? 30% संसाधन है। तो आप समझ होंगे इसको देखकर। आप एक बार इसको और देख सकते हैं, ये क्या आपकी निरपेक्ष समता रेखा। यदि पूर्ण समानता होगी किसी देश में, यानी किसी देश में अगर 100 लोग रहते होंगे और उस देश की जो राष्ट्रीय आय होगी अगर वो 1000 रुपए होगी तो प्रति व्यक्ति 10 रुपए होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? निरपेक्ष समता रेखा। यानी 40 लोग हैं, 40 रुपए यानी 400 रुपए। तो ऐसे आपको क्या करना होगा? ये होता है आपका लॉरेंज कर्व। अब इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लॉरेंज कर्व। इस लाइन को बोलते हैं हम लॉरेंज कर्व, जो स्थिति ये हुई है ये क्या आपकी निरपेक्ष समता रेखा, इसको भी लिखिए। अब आप इसको बना भी सकते हैं, या मैं बोलूँगा आपको इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए या क्लास को पॉज कर लीजिए, फिर इसको कर्व को बना लीजिए। अब स्थिति क्या है? जो बीच की जो स्थिति है ये दर्शाती है किसको? असमानता। असमानता कितनी ज्यादा है वह क्या है? लॉरेंज कर्व और निरपेक्ष समता रेखा के बीच कितना क्षेत्रफल है, उस वो क्या दर्शाती है? असमानता को दर्शाती है। ये लिखा है असमानता इनइक्वालिटी की स्थिति। यदि समाज में आय असमान रूप से वितरित है तो लॉरेंज वक्र इस सीधी रेखा से नीचे झुका होगा। नीचे झुका होगा मतलब ऐसे। अब ऐसे झुका होगा। अगर ये स्थिति रहेगी तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इसको 1 में मारते हैं। तो इसके लिए पैमाना है वो क्या है? 0 या 1। 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का क्या है? पूर्ण असमानता। अब थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका गिनी गुणांक, जो किसको मापता है? आपका सापेक्ष निर्धनता को मापता है। तो फर्स्ट क्या था आपका? पर कैपिटा इनकम। सेकंड क्या था आपका? लॉरेंज कर्व। थर्ड क्या था आपका? गिनी गुणांक। यह आय असमानता को मापने वाला एक सांख्यिकी मानदंड है। अब गिनी गुणांक है कुछ नहीं, ये सिर्फ किसके आधार पर बताता है आपको? लॉरेंज कर्व के आधार पर विश्लेषण करता है बस। विश्लेषण क्या करता है? उसने ही बताया कि जब कर्व लॉरेंज कर्व बता रहा था तो वो सिर्फ ये बता रहा था कि कितनी असमानता है आपकी। लेकिन ये कितना जो परसेंटेज में बांटा उसको, यानी जो सांख्यिकी रूप में बांटा असमानता को, तो वो किसने बांटा? आपके गिनी गुणांक को। तो गिनी गुणांक एक ऐसा मापदंड है जो किस पर आधारित है? लॉरेंज वक्र पर। तो ये बताता है कि 0 माने क्या होता है? पूरी तरह से समान आय वितरण, कोई भी गरीब नहीं। और 1 क्या बताता है? पूरी तरह से असमान आय या अत्यधिक गरीबी। अब इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करें तो गिनी गुणांक में एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो गिनी गुणांक का आप सूत्र लिखिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है गिनी गुणांक, तो इसको लिखिए, इसको इक्वल। तो निरपेक्ष समता रेखा, इसको लिखिए ऐसे इसके ऊपर, निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, और लॉरेंज
वक्र के बीच का क्षेत्रफल। आप इस लाइन के नीचे लिखिए निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ये क्या है, आपका गिनी गुणांक है। अगर इसके आधार पर हम निकालेंगे तो पॉइंट में आपके पास क्या आएगा, ये मापदंड आएंगे। कैसे, गिनी गुणांक अगर 0 है तो पूर्ण समानता, 0.1 से लेकर 0.3 है तो कम असमानता, ये क्या है, मध्यम असमानता। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्केल है। तो जैसे हमने क्या बताया, आपको सूत्र बताया, तो सूत्र को हम कैसे समझेंगे, सूत्र को हम समझेंगे ऐसे कि हमारी ऊपर क्या लिखा था हमारा लाइन के, कि निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये 30% मानिए क्षेत्रफल का पूरे का, और निरपेक्ष समता रेखा और किसका, इसके नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये कितना आपका 70, तो 30/70। तो आपके मापदंड आ जाएगा ये सीधा सा। अब ये हो गया आपके। अब क्या आपका निरपेक्ष जो गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी हम कैसे मापते हैं, हमारे मापने का तरीका है क्या, सापेक्षता हम देखते हैं किसमें, गरीबी रेखा के आधार पर मापते हैं। जैसे हमने कहाँ देखा था, निरपेक्ष गरीबी में देखा कि हम क्या मापदंड देते हैं किन्हीं चीज़ों का, कि इसके पास यदि पर डे ये इतना कमा रहा होगा, इसकी आय होगी पर डे इतना, क्या जैसे कि हम कैलोरी के आधार पर देखते हैं तो कितनी 2400 कैलोरी अगर ये उपभोग कर रहा होगा तो ये गरीबी रेखा के बाहर है, अगर इससे कम कर रहा है तो गरीबी रेखा के अंदर है। तो निरपेक्ष गरीबी से संबंधित एक अवधारणा है, तो वो क्या है, हेड काउंट रेशियो, HCR। ये है क्या, गरीबी के स्तर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक संकेतक है। तो याद रखिए, अगर लिखकर भी आ जाए कि हेड काउंट रेशियो किससे संबंधित है, तो गरीबी संकेतक है, यानी गरीबी को मापने का एक मापदंड है, जो क्या बताता है कि पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है क्या, तो ये एक मापदंड है। अब भारत में जो गरीबी हम देखते हैं वो किसके आधार पर मापते हैं, वो मापते हैं हम निरपेक्ष के आधार पर, ना कि सापेक्ष। तो अगर इसका हम इतिहास देखें तो इतिहास क्या है, 1867 में दादा भाई नौरोजी की जो बुक आई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इन्होंने क्या बताया, आय के बारे में बताया और गरीबी के बारे में बताया कि भारत की स्थिति है जो वर्तमान में कहाँ बैठती है। इसके बाद अगर हम सेकंड जो बड़ा प्रयास देखें वो देखेंगे हम योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी, ये की गई थी कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो आर्थिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार हो, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बेरोजगारी और गरीबी को कंट्रोल या नियंत्रण करना। तीसरा क्या था, लकड़वाला समिति 1979। चौथा क्या था, तेंदुलकर समिति 2009, रंगरायन समिति 2012। अब सभी को एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन चीजों को। तो सबसे पहले डॉक्टर बाय के अलग, इसमें अलग समिति के बारे में लिखा हुआ नहीं है, उसको आप यहाँ पर लिखिए। अब आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ में। अब डॉक्टर अलग समिति लिखिए यहाँ पर, अलग समिति। आपकी डेट क्या रहेगी इसमें, आपकी डेट रहेगी 1979। अब इसमें लिखिए आप सीधा सा, डॉक्टर बाय के अलग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने कैलोरी मानकों के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया। अब ये क्या लिखा है, कैलोरी मानकों। अब ये आपने क्या लिखा, कैलोरी मानकों, इसको अंडरलाइन कर दीजिए अलग पेन से या अलग कलर की पेन से। तो होगा क्या, आपकी जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो सीधा सा नजर पड़ेगी यहाँ पर। देखिए, जो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, आपके लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो वर्तमान की प्रवृत्ति यानी वर्तमान में किस आधार पर हम मापते हैं उससे पूछा जाएगा। लेकिन किस लिए जरूर होता है कि नॉलेज, क्योंकि बेस उठा कैसे था, हम गरीबी को मापते पहले कैसे थे और अब कैसे मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स को पूछना होगा घुमाकर तो वो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि उससे छूटा हुआ नहीं है। वो गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर बाय की अलग समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी और किसके आधार पर उसने क्या मापा था, गरीबी को मापा था। तो हम सीधे बोलेंगे कैलोरी आधार पर। तो इन्होंने क्या बताया था, सीधा से लिखी लाइन से,
2 लाइन कीजिए, ऐसे 2 लाइन खींचिए, इसमें लिखिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र के आगे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और आपका क्या, प्रति व्यक्ति। और ऐसे लिखिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। तो ये क्या हो गया आपका, जो डॉक्टर बाय के अलग समिति थी क्या 1979, तो उसने बोला था कि आप गरीबी मापदंड को ऐसे अपनाइए। अब इसमें एक चीज, एक पॉइंट और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, एक पॉइंट याद आ गया मुझको, क्या कि आधिकारिक गणना जो गरीबी की है वो कब से मापते हैं हम? आधिकारिक गणना जो गरीबी की है वो मानते हैं हम कब से? डी के बाय के अलग समिति, यानी आप सीधा से लिखिए अलग समिति से हम इसकी स्टार्टिंग मानते हैं। किसकी? गरीबी की आधिकारिक गणना की। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये फैक्ट है। हो सकता है स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए, यूपीएससी में संभावना कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब 1989 में आपने देखा होगा, हमने आपको अभी बताया था 1989 में, ये 50 लिखा है, 1989 में योजना आयोग ने दोबारा प्रयास किया, किसके लिए? कि हम खुद से एक क्या बनाएं, गरीबी को मापने का एक अच्छा सा मापदंड बनाएं। तो इसने क्या किया, एक समिति की स्थापना की, क्या या गठन किया, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति का गठन किया गया। अब इस समिति ने क्या बोला, इसने क्या क्या बोला कि इसने बोला कि जो बाय के अलग समिति, इन्होंने क्या बोला था कि कैलोरी के आधार पर, इसने कुछ नहीं बोला लकड़वाला ने, इसने बोला कि इसमें आप क्या और जोड़ दो, वस्त्र और आवास प्लस आवास। कैलोरी किससे मिलती है हमको? कैलोरी मिलती है खाने से, यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। तो अलग समिति ने बोला था कि कैलोरी के आधार पर, और लकड़वाला ने क्या बोल दिया कि हाँ कैलोरी तो ठीक है, इसके साथ साथ क्या जोड़ दीजिए, वस्त्र और आवास। तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। अब 2005 में क्या हुआ, एक बार और याद आया किसको, योजना आयोग को। इसने क्या बोला कि दोबारा से एक प्रयास और करते हैं, तो उसने क्या, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया। अब सुरेश तेंदुलकर समिति ने सिफारिश क्या की, इसने सिफारिश की कि आप जो अभी तक कैलोरी मापदंड को मान रहे हैं, इसको बंद कीजिए। सीधा सा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाना जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ आपके सामने, इससे आपको याद भी रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा विस्तार भी दे सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या बोला, तेंदुलकर समिति ने क्या बोला कि कैलोरी मापदंड को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा क्या माना जाए, एमपीसीई, एमपीसीई यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को पैमाना बनाया जाए, सीधा सा। इसके साथ ही इस समिति ने क्या बोला कि पहले यूज किया जाता था क्या, यूआरपी। इसने क्या बोला कि हम यूज क्या करेंगे, एमआरपी। हम अभी आगे समझेंगे कि यूआरपी और एमआरपी होता क्या है। अब इसने क्या बोला कि जब इसने बोला ना मासिक उपभोग, तो किसने बोला कि योजना आयोग ने क्या बोला, इसने इससे कि हम किसके आधार पर मापेंगे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने बनाया कि हम एक बास्केट बनाते हैं, उसमें हम क्या डालेंगे, जो न्यूनतम चीजें होती हैं किसकी, उपभोग की, जो आवश्यक होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, तो उसका हम एक बास्केट बनाएंगे, उस दलिया में डाल देंगे। कैसे? इसमें हम खाद्य पदार्थ डाल देंगे, इसमें कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, और साथ में क्या डालेंगे हम, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम एक बास्केट बनाएंगे, उसके आधार पर क्या देखेंगे हम, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग कितना होता है। तो वर्तमान में अब देखेंगे हम, वर्तमान में जो निर्धनता का आकलन किया जाता है, तो किसके आधार पर किया जाता है, सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर ये किया जाता है। तो इसलिए क्या है, तेंदुलकर समिति महत्वपूर्ण है। अब हम क्या देखें, अगर हम भारत में निर्धनता देखें, तो निर्धनता देखने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा किसका, जनगणना 2011 का। आप सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर लिखिए, यहाँ पर कोष्टक में लिखिए सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर। अब इसको 2 भागों में बांटिए। पहला भाग है आपका क्या,
ग्रामीण क्षेत्र। अब इसको आपको बनाते आना साथ साथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब ये क्या है आपका शहरी। तो ग्रामीण में क्या है आपका जो MPCEE है वो कितना है 816 रुपए। यानी अगर कोई व्यक्ति MPCE में 816 रुपए से कम खर्च कर रहा होगा या कम का उपभोग कर रहा हो तो वो गरीब है, इससे ज्यादा कर रहा हो तो वो अमीर है, यानी गरीबी रेखा से बाहर है। शहर में कितना था, शहर में बताइए 1000 रुपए, यानी MPCE। अब MPCE का यूज कर रहा हूं मैं शब्द का, आपको फुल फॉर्म मैंने आपकी इसको बता दी है। अब पर डे एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, अब ये तो बता दिया आपका मासिक उपभोग, तो पर डे होना चाहिए आपका कितना 27 रुपए। इसमें पर डे कितना होना चाहिए आपका 33 रुपए। तो 33 रुपए उपभोग होना चाहिए, यानी प्रतिदिन पर डे लिखते हैं हिसाब में, प्रतिदिन 27 रुपए खर्च, पर डे 33 रुपए खर्च। अब इसके अलावा अगर हमने मापदंड में 2011 की जनगणना में देखा तो भारत में 25.7% लोग मिले जो कि गरीब थे। अब इसका जो क्या मिला हमको डेटा मिला, अब इसको अलग पेन से दर्शाते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, दूसरा मिला शहरी जो क्या था आपकी गरीबी, तो उसमें क्या मिला हमको 13.7% मिला हमको। और अगर हम टोटल पूरे भारत की बात करें तो वो मिला हमको कितना मिला 21.9% मिला किसमें भारत में। अब स्थिति कितनी नाजुक है आप ये देख सकते हैं कैसे कि भले आज हम 10 साल पुरानी भी बात करें तो 27 रुपए कोई ज़्यादा नहीं होते किसी व्यक्ति के लिए। अगर आप खुद भी रहते हैं तो 27 रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आप छोटी से छोटी चीज अगर आप याद कर पा रहे हो सही सही में कि 2013 में भी ऐसी स्थिति आई थी जिसके आधार पर जो वर्तमान की जो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि प्याज भी 100 से 150 रुपए किलो थी सीधा सा। तो ये भी किस में आती है आपकी न्यूनतम आवश्यकता में तो आती है कि खाने के लिए प्याज और मिर्ची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या हम 27 रुपए मान रहे हैं इसके बाद भी आपकी कितनी पॉवर्टी यार निकल रही, गरीबी कितनी निकल रही है 25% गरीबी। यानी आप देख सकते हैं कि 27 रुपए कितने कम होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो इतना भी पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके पीछे भी हम कई कारण देख सकते हैं। कई कारण ऐसे हैं कि कई हद तक तो ये बात सही है, लेकिन सेकेंडरी चीज ये है कि मापदंड तो सही थे इसके, लेकिन जो इसको अप्लाई किया गया भारत के स्तर पर तो कई पर उस समय क्या किया गया था, उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो सिर्फ जिसने मुंह से बोल दिया तो इस चीज को मानना था। तो उसको मानने के कारण सभी ने बोला कि हम गरीब हैं। गरीब बोला तो इसका क्यों बोला, इससे क्या हो उनको सभी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। अब कारण कुछ भी हो डेटा आपके सामने है, डेटा आपको आपको यही यूज करना है। 2011 के अनुसार तेंदुलकर समिति के अनुसार ये था। अब क्यों कि ज्यादा क्या हुआ क्रिटिसाइज हो गया ये, क्यों कि गरीबी इतनी ज्यादा हो कैसे गई, तो इसको संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए। अगर आपने लिख लिया हो तो लिख लीजिए इसको ध्यान से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, क्रिटिसाइज हो गया यानी विवादास्पद हो गया। क्यों, चारों तरफ इतना हो गया कि आप देख सकते हैं भारत की पॉपुलेशन उस समय भी लगभग 120 करोड़ के आसपास थी, या 110 करोड़ मान सकते हैं, 121 करोड़ थी। हाँ, अब 121 करोड़ का 25% आप सीधा सा मान सकते हैं कि कितना आपका लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी के नीचे जी रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिशत गरीबी में जी रहा है। क्यों, कहाँ पर, भारत में। तो ये बहुत आपत्तिजनक और इंडेक्स था जो विवादास्पद था कि स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। इसी के आधार पर 2014 में चुनाव भी लड़ा गया था। अब इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार की उस समय की जो सरकार थी 2014 में, 2013 में इसमें स्टार्टिंग की गई, किसमें उस समय यूपीए थी, अब कौन आ गई थी आपकी एनडीए आ गई थी। तो क्या, तो जून 2014 में क्या सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का स्थापना की गई, या स्थापना पहले हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी 2 जून 2014 को, जून 2014 को सौंपी थी। तो इसने गरीबी का आकलन कैसे किया,
तो आप अभी तक दे रहे होंगे कि सभी अपने जो मापदंड है वो खुद से बता रहे हैं। अब इसने क्या बताया कि मापदंड जो केंद्रीय समिति के थे वो सही थे। अब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग में वृद्धि कर दी गई। कैसे? कि ग्रामीण क्षेत्र पर कितनी कर दी गई, तो इसका हम देखते हैं कि सी रंगराजन ने क्या बोला। देखिए, अब दो भागों में हम बांटते हैं इसको, क्या? ग्रामीण और क्या आपकी शहरी। शहरी तो क्या आपका इसमें MPCE था, वो कितना था? 972 रुपीज, यानी 972 रुपये पर डे। कितना था? पर डे इनकम थी आपकी 32 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। तो निर्धनता कितनी निकली आपकी इसमें? 30.9%। शहर में कितनी थी? MPCE 1407 रुपये। पर डे इनकम कितनी थी? मतलब पर डे जो आपका एक्सपेंडिचर था या उपभोग था, उपभोग बोलिए इसको, कि पर डे का जो उपभोग था, एक्सपेंडिचर, तो वो कितना था? 47 रुपये। निर्धनता कितनी निकली? 26.4। अब स्थिति और नाजुक हो गई, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा परसेंटेज निकल रहा है। ये क्या था आपका? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निर्धनता, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप? सी रंगराजन समिति के अनुसार अब 29.9 आ गया। तो सरकार ने बोला कि ये तो और ज़्यादा आ चुका है। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, ये जो इसने बोल दिया वो तो ठीक है, लेकिन हम जो हर चीज़ मांग रहे हैं मानेंगे। वो क्या मानेंगे? हम तेंदुलकर समिति के अनुसार। क्यों मानेंगे? क्योंकि इस पर क्रिटिसाइज ज़्यादा हो रहा था कि भारत की स्थिति ज़्यादा खराब है। पहले बोल रहा था वो 25%, अब बोल रहा है वो सीधा सीधा कितना प्रतिशत? 29.9, यानी सीधा सा 30%, यानी 5% गरीबी ज़्यादा है। तो इसने क्या बोला कि हम तो तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को और उसी के जो आंकड़े हैं उन्हीं को मानेंगे। रंगराजन समिति का सुझाव क्या था? देखिए, पहले अब मैंने आपको बताया था कि URP क्या होता है। अब हम समझेंगे इन तीन चीज़ों को, URP, MRP और तीसरा क्या है? MMRP। अब URP क्या है? इसमें हम जो गरीबी का मापदंड जो हमारा था वो क्या था, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप पहले। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, इसको हिंदी में लिखिएगा, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यानी इसका उपयोग कब से कब तक किया गया था? 1992 से लेके 93 तक ये चला था। इसमें क्या पूछते थे? हम लोगों से पूछते थे कि आपका क्या 30 दिन तक का, लास्ट 30 दिन में आपने कितना उपभोग या खर्च किया है। तो ये क्या कहलाता है? आपका URP। सेकंड क्या है आपका? MRP। MRP का फुल फॉर्म क्या है? मिक्स्ड, यहाँ पर लिखिए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यहाँ पर लोगों से क्या पूछा जाता था कि आप लास्ट के 30 दिन के बारे में और 365 दिन के बारे में पूछो कि क्या, कि आपने कितना उपभोग किया, कि लास्ट 30 दिन में आपने कितना खर्च किया और लास्ट के 365 दिन में कितना खर्च किया। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन दोनों में अंतर क्या आएगा? अगर सरकार को निकालना होता तो वो कैसे निकाल देगा? सीधा सा तो 30 का गुणा कर देगा कितना? 12 में। तो ऐसे निकाल सकते थे? नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक साल में हम एक बार लेते हैं। कई सारी चीज़ें, कैसे कि हम सर्दियों में कपड़े अलग लेंगे, गर्मियों में कपड़े अलग लेते हैं हम। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ठंड में जो हमारे खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। हम शक्कर की जगह गुड़ यूज़ करने लगते हैं। अगर उनकी कीमत में अंतर है तो हमारा क्या, एक्सपेंडिचर में या खर्च में भी अंतर आता है। तो इनसे क्या पूछेंगे? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में क्या पूछेंगे? लास्ट आपने 30 दिन में कितना खर्च किया और लास्ट 365 डेज में आपने कितना खर्च किया। अब ये अब ये थी क्या आपकी MRP। MRP के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसको स्टार्ट करने की। अब आपकी क्या है? MMRP, यानी मॉडिफाइड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब इसमें प्रति व्यक्ति से क्या पूछा जाता था? क्या 3 प्रकार से। कैसे? एक होता आपका 365 दिन के बारे में पूछा जाता था। सेकंड क्या आपका 30 दिन के बारे में, और थर्ड क्या आपका 7 दिन के बारे में। तो उनसे पूछा जाता कि लास्ट 7 दिनों में आपने कितना खर्च किया, लास्ट जो 13 डेज थे उसमें कितना खर्च किया, और लास्ट जो 365 दिन थे आपने उसमें कितना ज़्यादा खर्च किया। तो उसके आधार पर हम क्या मापते थे? गरीबी को मापते थे।
गरीबी के मापदंड मैंने आपको बता ही दिया कि तेंदुलकर समिति ने क्या बोला था। तेंदुलकर समिति ने बोला था आपसे कितना, कि पर डे का आपको एक्सपेंडिचर कितना करना है, तो वो करना है आपको कितना, ग्रामीण स्तर पर 27 रुपये और शहरी स्तर पर 33 रुपये मापना है। तो ये हो गया आपका क्या, MRP MMRP हो गया आपका। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या था इसमें, और चीज कुछ महत्वपूर्ण है, 1 मिनट देख लेते हैं उसको। हाँ, कि आपकी जो URP थी, MRP यानी और MMRP, ये क्या था आपकी 1992 से 93 तक। MRP क्या था आपका 99 से लेकर 2000 तक, और MMRP आज तक हम यूज करते हैं जो इसके बाद। अब इसके बाद आपके लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो खत्म हो गए, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। इसके अलावा हमको कोई अदर फैक्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको हम क्या करेंगे, अलग क्लासेस में, जो हमने आपसे बोला कि शब्दावलियों क्लास या कॉन्सेप्ट बेसिस क्लासेस, उनमें कवर करेंगे, जो 5 से 6 क्लासेस आपकी रहेंगी। अब आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी आप सभी लोग जानते हैं बेरोजगारी होती क्या है। अब आपको क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की आधार पर इसकी क्या परिभाषा रखनी है। ऐसी स्थिति के रूप में प्रभावित करता है जहां लोग कार्यरत नहीं है लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं। यानी बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि सभी लोग खाली बैठे हैं। अब 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नौकरी चाहते ही नहीं है करना, यानी वो सीधा खाली बैठना चाहते हैं। तो हम जो बेरोजगारी मानेंगे वो किसको मानेंगे, बेरोजगारी मानेंगे हम इसको। तो सिर्फ इतना ही समझने की आपके लिए चीज थी। अब अर्थशास्त्री बेरोजगार व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो आधे दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं पा सकता। यानी अगर कोई व्यक्ति, अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है, अगर कोई व्यक्ति आधे दिन का मतलब क्या आपका, सीधा सा 6 घंटे, 6 घंटे में अगर वो 1 घंटे का काम भी नहीं पा रहा, यानी पूरे दिन का बोले तो हम मिनिमम 2 घंटे, अगर उसको 2 घंटे या 2.5 घंटे का काम मिल रहा है तो हम उसको रोजगार में व्यक्ति में गिनेंगे कि उस व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है। अगर 2 घंटे से कम है तो हम उसको किस में मापेंगे, बेरोजगार में मापेंगे। अब डेटा के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, हम बेरोजगारी यानी हमको डेटा कहाँ से मिलता है, तो वो है हमारी जनगणना रिपोर्ट, NSO रिपोर्ट और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण PLFS, और आपकी क्या, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की। अब इसके प्रकार होते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, और UPSC में पहले भी पूछे जा चुके हैं। कैसे, आप 2000 से पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार ये पूछे जा चुके हैं। अब UPSC क्योंकि ट्रेंड चेंज कर रहा है तो हो सकता है वो पुराने क्वेश्चन की जो ट्रेंड है उनको भी अप्लाई कर दे, तो होता क्या है, बेरोजगारी को वो दोबारा से पूछ सकता है। तो सीधी सीधी यहाँ पे 7 प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, खुली बेरोजगारी, सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक रोजगार जो उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं करते। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको मैंने आपको लास्ट क्लास, कल की क्लास में बताया था कैसे, कि देखिए अगर मेरा कोई उद्योग है, मैंने उसमें कितने लोग लगाए हुए हैं, 50 लोग लगाए हुए हैं, एक ब्रेड का मेरा बनाने का उद्योग है। अगर मैं उसमें से अगर 20 लोगों को बाहर भी कर दूं, फिर भी मेरा कितना जो उत्पादन था वो कितना था, पहले कि मैं 100 ब्रेड के पैकेट बना रहा था पर डे, उन 20 लोगों को भगाने के बाद भी मेरा प्रोडक्शन 100 ही है। तो इसका मतलब है जो 20 लोग थे वो किससे पीड़ित थे, वो थे प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि उनका योगदान इसमें नहीं था। अब सही सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा प्रच्छन्न बेरोजगारी का, वो कृषि ही है। जैसे एग्रीकल्चर में यदि एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 के 10 व्यक्ति एक खेत में काम करते हैं, अगर 10 व्यक्ति में सिर्फ 2 व्यक्ति ही काम करें फिर भी उत्पादन आपका इतने क्विंटल होगा, यानी 10 क्विंटल होगा।
और अगर आपके 10 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं फिर भी 10 क्विंटल ही होगा। यानी जो 8 लोग हैं वो फालतू बैठे हुए हैं, यानी सिर्फ देखने के लिए ही वो रोजगार में सम्मिलित हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी इसका सेकंड नाम क्या है आपकी, छिपी हुई बेरोजगारी। यानी हमको दिखती नहीं है, हमको देखने में क्या लगेगा कि ये खेत है, इसमें 10 लोग शामिल हैं, यानी 10 लोगों को रोजगार है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि रोजगार में सिर्फ 2 लोग हैं, 8 लोग तो सिर्फ फालतू में दिखाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अब थर्ड क्या है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ये कृषि क्षेत्रों में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है। कैसे कि कृषि क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे आपकी बुआई हो गई तो बीच में जो गैप होता है आपका 15 दिन का, या आपकी कटाई के लिए आप वेट कर रहे हैं, अगर आपने पानी सिंचाई कर दी है तो फिर 15 दिन का गैप होता है। तो बीच में जो 15-15 दिन या 2-2 महीने का जो गैप होता है, तो उस बीच जो किसान होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, यानी घर पर बैठे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, सीधा सा मतलब है। तो उसके बीच की जो अवधि है, इस अवधि को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। अब जहां लोग गैर कृषि के मौसम में दौरान अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं। अब जैसे ही आपको खाली टाइम मिलता है तो वो सोचते हैं कि हम कई अन्य क्षेत्रों में जाकर नौकरी कर सकें। फिर वो क्या करते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, फिर उनको नौकरी नहीं मिलती तो किसमें किसको गिना जाता है, मौसमी बेरोजगारी को। चौथा है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र का परिणाम जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। अब इसका क्या है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, मंदी के दौरान। मंदी में आपको समझा चुका हूं, मंदी क्या होती है। मंदी होती है कि किसी मार्केट में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका बहुत न्यूनतम स्तर पर चले जाना, यानी कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है, ना कोई चीज बेच पा रहा है। अब देखिए, अगर मंदी की स्थिति है तो आपको कॉन्सेप्ट सभी क्लियर है, ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मंदी की स्थिति है तो क्या, जो क्या है, सब जो हाँ, डिमांड या आप बोल सकते हैं मांग, वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो जो सप्लाई रखी हुई है, पहले से सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई जो पहले से रखी हुई है, यानी जो चीजें आवश्यक होती हैं वो बनी हुई हैं, तो इनकी फैक्ट्रियों की जो गोदाम है वो भर चुके हैं। तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, कुछ समय के लिए फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे। कब तक के लिए, जब तक कि मंदी की स्थिति सही नहीं होती, क्योंकि मांग हो ही नहीं रही है तो इन चीजों का करेंगे क्या बनाकर। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं तो वो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, चक्रीय बेरोजगारी। और इसमें सेकंड लाइन क्या दी थी हमारी, सेकंड लाइन दी है इसमें कि आर्थिक विकास के साथ घटती है। आर्थिक विकास का सीधा सा मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास मैं आपको बता चुका हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चीजें जो बढ़ती हैं, आर्थिक विकास होता है किसी देश का, तो क्या हमें कौशल आता है तो हम अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, तो हमको क्या पड़ती है, बेरोजगारी घटती है, यानी रोजगार बढ़ता है। पांचवा क्या है, तकनीकी बेरोजगारी। सीधा सा मतलब है जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, जैसे कि कई सारे क्षेत्रों में अब चैट जीपीटी का यूज होने लगा है, लैपटॉप का यूज होने लगा। आज से अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो कंप्यूटर्स पर बहुत काम कम होता था, दस्तावेजीकरण या दस्तावेज बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजीकरण की स्थिति ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही इंटर हुआ क्या, कंप्यूटर, तो जिस काम में आपको 3 से 4 लोग लग रहे थे, उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाना आता था, तो वो कंप्यूटर पर काम करना जानता है, उसके पास कौशल है कंप्यूटर चलाने का। तो जो अन्य 3 लोग थे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। तो इसको क्या बोलेंगे, तकनीकी बेरोजगारी। छठवा क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगार की इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है कि मान लीजिए मैंने क्या बोला कि मुझे, मेरी एक क्या है, मेरी एक कोचिंग संस्थान है, यूपीएससी हिंदी वॉरियर। मुझे एक किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है एक टाइपराइटर और साथ में कंटेंट क्रिएटर की, कि वो दोनों काम कर सके। लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके पास क्या हो, ये योग्यता हो कि वो ये काम कर सके। मुझे मिल भी रहा है व्यक्ति ऐसा, तो वो क्या है, स्पीड उसकी बहुत कम है, और मुझे क्या चाहिए, स्पीड भी उसकी मेंटेन हो। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि जो बाजार में जो मांग हो रही है किसकी, रोजगार की,
उसके अनुरूप आपके पास कौशल है ही नहीं। यानी अगर भर्ती निकली है किसी भी प्रक्रिया की, जैसे पुलिस भर्ती निकली है, तो पुलिस भर्ती को भी आप क्या बोलेंगे, रोजगार का ही एक प्रकार मानेंगे कि रोजगार दे रही है सरकार आपको पुलिस के द्वारा, कि पुलिस में आपको भर्ती कर लेगी। पुलिस भर्ती में आपको बोल रहे हैं कि आपको 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ ही नहीं पा रहा, मतलब कोई भी नहीं दौड़ पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, बाजार में जो लोगों के पास है वो कौशल की कमी है। तो कौशल की कमी के कारण क्या है, वो बेरोजगार रह जाते हैं। वही चीज हम कब कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी में भी कर सकते हैं। यूपीएससी बोल रहा है कि आप प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, तीनों में या मेंस में और इंटरव्यू में अच्छी मार्किंग कीजिए, अच्छा स्कोर लाइए, तो आपको आईएएस मिल जाएगा। लेकिन आप में वो कौशल है ही नहीं, तो आप क्या रह जाएंगे, आप रह जाएंगे बेरोजगार। तो ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। सातवां है घर्षण बेरोजगारी या खोज बेरोजगारी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी अमेज़न कंपनी में काम करता है। अब उसको कोई प्रॉब्लम हुई उस नौकरी में, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है उस नौकरी को। फिर वो अन्य कंपनियों में क्या देता है, रिज्यूम देता है या अपने डॉक्यूमेंट्स देता है कि मुझे इन कंपनियों में जॉब चाहिए, तो जॉब मांगने जाता है या नौकरी मांगने जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो हल्के मिल जाए, तो उसको 2-3 दिन, 2-3 महीने या 2-3 साल जो भी लगे, तो उस बीच की अवधि में वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा। तो इसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, घर्षण बेरोजगारी या खोज बेरोजगारी। तो आपके सातों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी के मेंस में आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है, वो क्या है, गिग इकोनॉमी। देखिए, बेरोजगारी संबंधी जो फैक्ट्स हैं, वो डाटा हैं, वो और भी हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस और आपके किसमें, जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की क्लासेस हैं उसमें। गिग इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है, आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे, जैसे जोमेटो और आपके क्या उबर ओला में काम करने वाले व्यक्ति हैं। यानी वो जितना काम करेंगे उनको उतना पैसा, अगर किसी दिन नहीं भी करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें अस्थायी, यानी उनकी जो नौकरी है वो स्थायी नहीं है, यानी उनका काम कैसा नहीं है कि 10 से 5 वाला काम नहीं है उनका, लचीले काम और फ्रीलांस। यानी आपको करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। आप 8 दिन बाद भी 1 घंटे के लिए काम करेंगे जोमेटो के लिए, तो आपको 1 घंटे का काम या आपको सैलरी मिलेगी। तो इनको क्या बोलते हैं, इस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, गिग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है किसमें, भारत में। क्यों, आप साफ साफ देख होंगे, रैपिडो देख रहे होंगे, आपका ओला उबर जोमेटो, और साथ में भी इंस्टामार्ट जियो मार्ट, कई सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो इनका क्या है, इनकी इकोनॉमी का जो बेस है वो भी बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी। और इनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कार्य करने वाले मजदूर हैं या जो व्यक्ति हैं, उनको क्या बोलते हैं, गिग वर्कर्स बोलते हैं। अब इसमें व्यवस्था क्या है, 7.7 मिलियन क्या है, जो 2021 से इतनी अर्थव्यवस्था कितनी इसकी, 7.7 मिलियन नीति आयोग के अनुसार। वृद्धि के कारक क्या है, ये चुनौतियां क्या है आपके सामने लिखी हुई हैं सीधा सा। अब आपके लगभग सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो लगभग हो चुके हैं। अगर आपकी सभी क्लास में, यानी आपकी फर्स्ट क्लास यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार और आपकी आज की लास्ट क्लास में कुछ भी छूटा हो, तो हम उसको शब्दावलियों की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आपकी कल या परसों से ये क्लासेस आने वाली हैं। कोशिश करेंगे 5 से 6 क्लास में ही इनको खत्म कर दें। तो आप आज मानिए कि स्टैटिक का आपका आज अंत हो चुका है। तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, शब्दावलियां, उनकी क्लासेस 5 से 6 होने वाली हैं। इसके बाद 15-20 दिन में एक करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर जरूरत होगी, आवश्यक होगी, तो हम ले लेंगे। बाकी 10 या 15 दिन के 10 दिन के बाद आपकी क्या आएगी, आर्थिक समीक्षा और बजट को लेकर एक क्लास आएगी, जिसमें आपको क्या होगा, आर्थिक समीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण क्या दिए हुए हैं, फैक्ट्स कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनको हम आपको क्या बता देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे आपके सामने और उनको आपको थोड़ा पढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपकी इकोनॉमी लगभग समाप्त। 5 से 6 क्लासेस और हैं। अब हो सकता है ये 5 से 6 क्लासेस हैं वो 2 घंटे या 2.5 घंटे की भी हों, लेकिन होगा क्या, आपका जल्दी से जल्दी क्या होगा, सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमी लगभग आपकी स्टैटिक पोर्शन आज खत्म हो चुका है। एक्स्ट्रा क्लास आपकी बची हुई है, उनको करने के बाद आपकी इकोनॉमी बिल्कुल रूप से खत्म हो जाएगी। अब इकोनॉमी की जिम्मेदारी हमारी ओर से खत्म। हमने आपको इतना पढ़ाया है
कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में आराम से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। अब बारी है हमारी क्या, यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज को देखने की। 1 या 2 क्लासेस में हमने कुछ पीवाईक्यूज आपसे डिस्कस किए थे, हमने उनको सॉल्व करके बताया भी था। अब बाकी के जितने भी इकोनॉमी के बच्चे होंगे 2013 या 11 के बाद के, हम उन सभी को क्या करेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो उस आधार पर हम निर्भर करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट बाद में चाहिए, या आपको किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए, उसी के आधार पर हम अपना जो नेक्स्ट शेड्यूल है किसी सब्जेक्ट का वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे किस में आपकी अपकमिंग क्लासेस जो एक्स्ट्रा क्लासेस है इकोनॉमी उनमें।